हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि कह रहा है डिफाइन द टर्म्स सॉल्यूशन। सबसे पहले इसने चैप्टर का ही नाम है जो सॉल्यूशन, उसका ही टर्म का डेफिनेशन पूछ लिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जांपल। ठीक है, तो अपन को ये बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने पूछा है सॉल्यूशन, तो एक काम देखते हैं इसको। सॉल्यूशन जो है अपन बोलते किसको है ना, सॉल्यूशन। तो एक चीज को याद रखें, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो दो चीजें मिलके एक रिजल्टेंट जो बनाता है चीज, उसको अपन सॉल्यूशन कहते हैं। नहीं समझे होगे तो मैं बताता हूं आपको। सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं एक वाटर और एक मैं मान लेता हूं शुगर। ठीक है, तो जो आपका जो भी चीज बनेगा जिसको अपन स्लरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लरी। यहां पे मैं बोलूंगा स्लरी। ये जो आपका बना, ये आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन। नहीं समझे, ये इससे भी नहीं समझे तो बताता हूं। अगर आप रसना जो है, रसना बनाया होगा किसी ने, या फिर जूस बनाते होंगे तुम लोग, क्या फ्रूट जूस बनाते होगे, तो कैसे बनाओगे तुम। यहां पर एक जो है उसमें क्या करोगे, या फिर मैं बात करूं नींबू पानी का, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लेमन डालूंगा, और यहां पे मैं वाटर डालूंगा, और जिसके अंदर थोड़ा सा शुगर भी होगा, तो आपका क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। तो कोई भी चीज आप जो मिला रही हो साथ में, ठीक है, और एक दूसरी चीज बन रही है, दोनों चीजों से मिलके, उसको ही सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा केमिस्ट्री का टर्म भी जोड़ते हैं यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक दो टर्म होती हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मुझे स्लरी बनाना है, सीरा बनाना है अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, जो शुगर है, शुगर की क्वांटिटी अपन लगे लेते हैं, लगभग यहां पर 70% होती होगी, और यहां पर 30% क्या होता होगा, वाटर होता होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि जो क्वांटिटी है अगर कम है, जो भी क्वांटिटी कम है तो उसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं उसको डिफाइन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन है किस किस से बना होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक होगा आपके पास सॉल्वेंट। ये देखो ऐसा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके आपका सॉल्यूशन बनता है। समझ में आ गया। तो सॉल्यूट किसको कहते हैं, देखो इसकी जो स्पेलिंग है ये छोटी दिख रही है। ठीक है, तो मतलब ये समझ लेना कि जो सॉल्यूट रहेगा ये किस में रहेगा, लेस क्वांटिटी में होगा, और जो सॉल्वेंट रहेगा ये किस में रहेगा, आपका ज्यादा क्वांटिटी में। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्सिस क्वांटिटी में। ठीक है, अगर मैं यहां से एक एक्सप्रेशन बनाना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो आपका सॉल्यूट होता है प्लस जो आपका सॉल्वेंट होता है वो आपका बनाता है सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मुझे कभी सॉल्वेंट निकालना होगा, अगर सॉल्यूट मुझे गिवन है, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा कि सॉल्यूशन माइनस, अगर मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूट कर दिया, तो सॉल्वेंट आ जाएगा। ऐसे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब दो तीन चीजें और समझेंगे ऐसे। अब देखो क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट होता है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये जो सॉल्वेंट है ये डिसाइड क्या करता है, ये डिसाइड करता है आपका कि सॉल्यूशन का फेस क्या होगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जैसे कि चलो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने अभी अपन ने एग्जांपल लिया था वाटर और आपका शुगर। ठीक है, आप ध्यान से देखते चलना। ठीक है, ये बहुत है अटपटा सा एग्जांपल है, ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया, एक बीकर लिया जिसके अंदर मैंने डाला सिर्फ और सिर्फ कितना, 100 ml वाटर। ठीक है, और यहां पे मैंने डाली शुगर। मैंने क्या डाला, यहां पर शुगर के बहुत सारे क्रिस्टल डाल दिए। ठीक है, वो कितने थे, लगभग आपके 700 ml शुगर डाल दिया, शुगर।
ठीक है, यहां पे ml की जगह mg कर लो, 700 mg डाल दिया। तो कायदे से अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गया, तो कोई बताएगा कि क्या होगा? तो ध्यान से देखो, अगर अपन इस चीज से चलते हैं, ठीक है, इस बेस पर चलते हैं, तो आपका जो सॉल्वेंट है वो हो रहा है क्या? शुगर। ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट है ये क्या हो रहा है? आपका शुगर। ये देखो, तो इसको मैं सॉल्वेंट लिख देता हूं। और वाटर जो है वो क्या हो रहा है? सॉल्यूट हो रहा है। सर क्यों, ऐसा कैसे, समझ में नहीं आया? तो देखो, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा एक्सेस में होता है और यहां पर एक्सेस में क्या है? शुगर है। समझ में आ गया? इतना तक क्लियर है? अब देखो, जो आपका सॉल्यूशन बनता है, वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है, याद है ना? अरे रसगुल्ला की जो चाशनी होती है या फिर जो शीरा होता है जिसमें आप रसगुल्ला बनाते हो, जो डूबे रहते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे डूबे रहते हैं वो, तो वो जो है वो किसका? वो लिक्विड फेस में है ना, सॉलिड थोड़ी है। लेकिन उसमें क्या ज्यादा है? शक्कर ज्यादा है, तो उसकी ही बात चल रही है इधर। तो देखो, वो तो लिक्विड में बन रहा है, तभी एक चीज आती है कि जो सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूशन का फेस डिसाइड करेगा। तो अब ध्यान से देखते रहो, यहां पर जो फेस है वाटर का वो क्या होता है? लिक्विड होता है। शुगर का जो फेस है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। जो लिक्विड आपका बन रहा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो आपका बन रहा है, वो भी एक लिक्विड होता है। तो अब ध्यान दो, तो अब इस बेस पर अगर आप चलोगे तो अब ये बताओ आपका सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा? तब आती है बात इसकी कि जो आपका सॉल्वेंट है इस कंडीशन में वो आपका वाटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाटर क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है आपके सॉल्यूशन का फेस। तो ये सब कुछ बातें हैं आपको जो पता होनी चाहिए, है ना? तो अब यहां पे मैंने कुछ बातें करी सॉलिड, लिक्विड, गैस की। तो सर ऐसा होता है क्या कि आप गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है, गैस और लिक्विड का भी सॉल्यूशन हो सकता है? तो बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो मैंने मेन टर्म आपको बताई है, ठीक है, ये हर जगह आपको लगेगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो एक और चीज, अगर आपका सॉल्वेंट जो है, ध्यान से सुनना, अगर आपका सॉल्वेंट आप वाटर ले रहे हो, अगर आप अपना सॉल्वेंट वाटर ले रहे हो, तो उस सॉल्यूशन का जो नाम होता है उसको अपन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास में कुछ टर्म देखा होगा जिसमें क्या लिखा रहता है? एक्वस HCl, एक्वस HCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा उधर, मैंने आपको एक बार बताया भी था शायद एक एग्जांपल में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के। एक्वस का मतलब क्या होगा कि भाई ये जो HCl है ना, ये बन रही होगी H2O के साथ, कहीं ना कहीं आपका वाटर होगा इसमें। समझ गए? तो ऐसा होता है। क्लियर हो गया यहां पे सभी को कि सॉल्यूशन जो है वो होता क्या है? तो फिर से एक बार सुनो, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनेगा। सॉल्वेंट की दो चीजें, जो एक्सेस में है तो वो सॉल्वेंट होगा और सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का फेस। अब भले ही आपका एक्सेस में क्या ना हो, सॉल्यूट हो, लेकिन डिसाइड कर रहा है इसलिए वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब एक और चीज आती है, अगर आप थोड़ा कोलॉइड के टर्म में जाते हो। ठीक है, कोलॉइड क्या होते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में आपको आएगा। कोलॉइड वो होते हैं जो बड़े बड़े से पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अब कोलॉइड के टर्म में अगर आएगा तो एक आता है आपका नाम डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो चलो वो बताता हूं। एक होता है आपका डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन फेस, और एक होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेस का मतलब क्या होता है? जो चीज मीडियम के अंदर जा रही है। तो एक टाइप से सॉल्यूट ही तो क्या हो गया? तो सॉल्यूट को ही अपन डिस्पर्जन फेस बोल सकते हैं और सॉल्वेंट को अपन डिस्पर्जन मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही टर्म है यहां पर। ये जो सॉल्यूशन है अपन ने इसको पूरा का पूरा ओपन कर दिया। अब देखो क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो डिवाइडेड है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। तो वो कैसे कैसे डिवाइडेड है आप ये लिखो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आपको एक टेबल दिखाते हैं। चलिए, तो मैंने क्या करा था, अभी आपको बताया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से आपका क्या बनता है? यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है। ये मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स पहले ये बताया था। ठीक है, तो अब वही चीज है। अब मैं क्या करूं, जो सॉलिड का फेस है वो अलग कर दूं और सॉल्वेंट का फेस है वो अलग कर दूं। ठीक है, तो क्या क्या होगा? सबसे पहले अलग अलग वाले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो गैस है, तो ये सेम है। तो देखो, अगर आपका जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है और जो आपका सॉल्वेंट है वो गैस है, ठीक है, तो अब एक और सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? लिक्विड इन गैस। ठीक है, क्योंकि
इन गैस कब आता है, ध्यान से सुनो कि इन गैस, वाटर इन गैस, ठीक है, आपका एथेनॉल इन वाटर, तो इन का मतलब क्या होता है, इन मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट में, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप देखो यहां पे लिक्विड इन गैस, इसका मतलब क्या है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म मिक्स होता है नाइट्रोजन के अंदर, वैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स होता है एक्स के अंदर, मतलब कि लिक्विड के अंदर गैस है, लिक्विड के अंदर गैस है, वैसे वाला चीज है, समझ में आ गया। चलो और भी देख लेते हैं, जैसे कि लिक्विड के अंदर गैस और क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस, ठीक है, ऐसा क्लियर। अब चलो और देखेंगे, सॉलिड जो है वो आपका सॉल्यूट हो गया और जो गैस है वो आपका सॉल्वेंट हो गया। कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर के अंदर नाइट्रोजन गैस ट्रैप्ड है, क्या है देखो, तो यहां पे मैं बोलूंगा सॉल्यूट, सॉलिड है और गैस के अंदर है, ठीक है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के अंदर कैम्फर, समझ में आ गया, ऐसा नाइट्रोजन गैस के अंदर कैम्फर, ऐसा समझ में आ गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सॉलिड इन गैस, मतलब कैम्फर इन नाइट्रोजन, क्लियर। चलो अब देखो, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि गैस जो है अगर वो लिक्विड के अंदर है तो, गैस इन लिक्विड, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब क्या हो रहा है, देखो ये सी है आपका, ठीक है, इसके अंदर O2 जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऑक्सीजन गैस इन वाटर, ऑक्सीजन गैस इन वाटर, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अब देखो एक चीज, जितनी भी चीजें हैं मेन, जैसे गैस सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट क्या होगा आपका, गैस होगा, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्लियर। चलो आप देखो, लिक्विड इन लिक्विड, तो ये तो बहुत कॉमन है, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, रसना आपने डिसॉल्व किया इन वाटर, ठीक है, या फिर आपने फ्रूट जूस है उसको डिसॉल्व किया किसमें, इन वाटर, तो वो क्या हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। अब आगे बात करो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, ठीक है, जो सॉलिड इन लिक्विड मतलब जो ग्लूकोज डिसॉल्व है वाटर के अंदर, जैसे कि आपने अभी देखा था कि अपन ने शुगर को डिसॉल्व किया था वाटर के अंदर, तो शुगर इन वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा कौन सा बनेगा, वो लिक्विड, क्यों, क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या है, ज्यादा अमाउंट में क्या है, क्वांटिटी में क्या है, वो आपका वाटर है। चलो देखो सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार आया हुआ है, ठीक है, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम, क्या होता है आप देखोगे कि प्लेडियम एक मेटल होती है, ठीक है, प्लेडियम जो होता है वो एक मेटल होता है जिसके ऊपर एक गैस को क्या कर दिया जाता है, एडजॉर्ब कर दिया जाता है। सर एडजॉर्ब का मतलब क्या है, जैसे कि अब ध्यान से सुनना, एक होता है एडजॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब, डी और बी का सिर्फ फर्क है, ठीक है, तो ऐसा देखो, एक होता है एडजॉर्ब और एक होता है एब्जॉर्ब, ठीक है, तो डी मतलब कि आपका सिर्फ सरफेस के ऊपर कोई भी चीज है, सरफेस के ऊपर कोई भी चीज है, और बी मतलब कि वो बल्क तक चली जाए, बी मतलब बल्क समझ लेना, बी फॉर बल्क, बल्क का मतलब जैसे कि फोम की अगर मैं बात करूं, स्पंज की मैं बात करूं, अगर मैंने स्पंज को डुबा दिया वाटर के अंदर तो उसके अंदर तक पानी चला जाता है, समझ में आ गया। चलो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं क्या करूं, एक प्लास्टिक लूं, बंद प्लास्टिक, एकदम सील प्लास्टिक, और उसको मैं डुबा दूं पानी के अंदर, तो क्या होगा, उसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर पानी आ जाएगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एडजॉर्ब। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल, अपन क्या करते हैं, जो गाड़ियां का साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर धूल आ जाता है, तो उसको क्या बोलोगे, एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब। अब अगर आपके पूरे शीशे बंद हैं तो सिर्फ सरफेस के ऊपर आएगा ना भाई, ठीक है, और फिर आप उसको ऐसे साफ करोगे तो साफ हो जाएगा, तो उसको मैं बोलूंगा एडजॉर्प्शन, उसको मैं बोलूंगा एडजॉर्प्शन, ठीक है। और अगर वही चीज आपका जो पानी है वो सीट के ऊपर गिर जाए, उसके ऊपर, फिर कार की सीट के ऊपर, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आपको उसको सुखाना पड़ेगा क्योंकि जो आपका पानी है वो बल्क में चला गया। अगर सिर्फ सरफेस पे होता तो ऐसे करते सीट और वो साफ हो जाता, समझ गए। तो ये चीजें होती है, तो मतलब क्या है कि ये जो मेटल है ये सॉलिड है और इसके ऊपर जो गैस है H2 गैस, वो क्या है, एडजॉर्ब है, मतलब अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर ही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, H2 इन आपका प्लेडियम, ठीक, एडजॉर्प्शन। चलो तो ये चीज एक और टर्म हो गई आपके पास। लिक्विड इन व्हाट, लिक्विड इन सॉलिड मतलब अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम, मतलब सोडियम के अंदर क्या है, अमलगम प्रेजेंट है, क्लियर। चलो अब सॉलिड इन सॉलिड, अब अपन सेम फेस की बात करते हैं, जैसे कि गैस इन गैस, आसपास देखो, देखो दिखेगा नहीं, आसपास क्या है हमारे, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं,
मतलब O2 के पास नाइट्रोजन भी है, तो उसको क्या मिलूंगा मैं, गैस इन गैस, पहला। अब क्या है आपका लिक्विड इन लिक्विड, वो तो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, आप अगर बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड की, तो उसमें सिर्फ प्योर गोल्ड आता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं 22 कैरेट, 21 कैरेट, 23 कैरेट, तो उसमें क्या होता है कि गोल्ड के साथ अलग और मेटल भी होंगे, अलग और मेटल भी होंगे, और मेटल क्या होंगे, सॉलिड ही होंगे, ठीक है। तो मतलब वहां पर क्या बन रहा है, एक गोल्ड प्लस एक और सॉलिड मेटल का ये क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सॉलिड इन सॉलिड। कितना इजी, अच्छा एग्जांपल था, ठीक है। तो इसको अपन ज्वेलरी से याद रखेंगे, इसको अपन किससे याद रखोगे, रसना या फिर फ्रूट या फिर आप कुछ भी से याद रख सकते हो, लिक्विड इन लिक्विड, और गैस इन गैस आप आसपास देखोगे तो याद आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ये कुछ होते हैं, अब क्या होगा, कभी कभी अगर तुमसे वो पूछना चाहा, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत ईजी है, वैसे घबराने की बात नहीं है, एक होता है होमो और एक होता है हेटेरो, ठीक है। होमो मतलब कि अगर दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो अगर आपको कोई बोले कि बताओ इसके अंदर दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, आप बोलो नहीं। जैसे कि एग्जांपल, मैं क्या करूं, सॉलिड है और एक लिक्विड है, शुगर को मैं मिला दूं, ऐसे ऐसे घुल दूं, और एक साइड में रखूं शुगर का पानी, ठीक है, और एक साइड में रखूं ऐसा सिर्फ कौन सा, नॉर्मल पानी, तो क्या आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि भैया ये शुगर है, ये आपका लिक्विड है? अब चखने की बात नहीं है कि सर मैं टेस्ट करके देख लूंगा, ना ना ना, सिर्फ देख के तो नहीं कर पाओगे, तो मैं उसको बोलूंगा कि सेम फेस का बन गया, तो वो क्या हो गया आपका, वो जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस बन गया। अब एग्जांपल एक और, एक मैं क्या करूं, एक में मैं वाटर के अंदर ऑयल डाल दूं, वाटर के अंदर ऑयल डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, आपका ये नीचे आ जाएगा। आपको अलग अलग लेयर डिफरेंशिएट कर सकते हो सिर्फ देख के ही, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, हेटेरोजीनियस, उसको मैं बोलूंगा हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, क्लियर है। मतलब कि डिफरेंस फेस आप उसको अलग से ही क्या कर सकते हैं, अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो होता है, क्लियर है। तो यहां पर हमारी पूरी कहानी सॉल्यूशन को लेके यहां पर समाप्त होती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस। अभी तो पढ़ा था, पीछे दिखाऊं आपको, देखो सॉल्यूट क्या है, गैस है, तो यहां पर देखना, ठीक है, अपना यहां पे टेबल थी सॉल्यूट की, यहां पे सॉल्वेंट की थी, तो देखो यहां पर अपना क्या था, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट इज अ गैस बोला है ना इसने, देखो सॉल्यूट इज अ गैस है ना, और सॉलिड का सॉल्यूशन है, तो भैया याद करो थोड़ा, सॉल्यूशन जिसका रहेगा मतलब सॉल्वेंट भी क्या होगा आपका, जो सॉल्वेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं सॉलिड है। चलो चलो इतना तो समझ गए ना, जो सॉल्यूशन अगर उसने बोला है तो सॉल्वेंट जो मेजरली है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब जो सॉल्वेंट मेजर है वो ये हो जाएगा, आगे वाला टर्म, सॉल्यूशन के आगे वाला। सॉल्यूट क्या बोला है, सॉल्यूट बोला है गैस, ये देखो प्लस और ये प्लस कर दो, तो यहां पे क्या बनेगा आपका, कौन सा बनेगा, सॉलिड का सॉल्यूशन बनेगा, सही कह रहा हूं, क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर देखो ना सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। अब यहां पर मैंने आपको जस्ट बहुत देर, इतनी ही चंद मिनटों पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया था, कौन सा, कि भैया पीडी का मेटल था, बहुत अपन ने इसके ऊपर बात करी थी, क्या पीडी का एक मेटल था जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या आ रही थी, एडजॉर्ब हो रही थी, ये H2 है, ये H2 है। तो यहां पर मैं क्या एग्जाम्पल दोगे आप कि भैया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इन प्लेडियम, ये क्या है आपका, गैस इन सॉलिड है, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक और चलो एक और टर्म यहाँ पे अगर स्पेसिफिक इसके लिए आया है क्वेश्चन, तो एडजॉर्प्शन होगा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा इधर पे, बस ऐसे लिखेंगे, और इसका अपन मेजरली आप यूज करोगे ऑर्गेनिक में, ऐसा दिखेगा आपको H2PD ऐसा, ठीक है। ये आपको एक एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, किसमें, ऑर्गेनिक में। चलो इतनी इंफॉर्मेशन दे दी, और अगर ये क्वेश्चन आ गया और आप इतना लिख के आ गए, एग्जामिनर हो जाएगा सुपर डुपर हैप्पी, समझ रहे हो। चलिए तो बस आपको इतना ही बताना था, इसमें कुछ खास था क्या, नहीं था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन अपने बहुत इजीली हो गए ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यहां पर बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सबसे पहला है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए अपन मोल फ्रैक्शन लिखते हैं यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता होगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आधा आधा होगा कहीं ना कहीं, फ्रैक्शन मतलब आधा आधा होगा,
ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन को हम शो करते हैं चाई से, चाई, इसको क्या बोला जाता है, चाई और चाई, ठीक, चाई बोलते हैं, कई लोग काई बोल देते हैं, ठीक है, मैं चाई बोलता हूं। अब देखो, अब यहां पर मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चाई से शो करते हैं। अब मैं बात करता हूं, यहां पे एक कंपोनेंट ए होगा, एक कंपोनेंट बी होगा, मान लो, मेरे लिए मान लो कंपोनेंट ए और बी है। अब वो बना रहे होंगे एक सॉल्यूशन सी। अब मैंने आपसे ये पूछा कि भैया ए का कितना परसेंटेज होगा, ए कितना होगा, ठीक है, तो वो मैं कैसे निकालता हूं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसा होगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है चाई ए फॉर कंपोनेंट ए इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट एन बी। बस खत्म, यही होता है आपका चाई। क्या कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना, बहुत इजी है यार। चलो देखो, तो अपन इसको अगर निकालना चाहें तो मैं क्या बोलूंगा, इसको अगर इन वर्ड्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि यहां पर मोल ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यही होगा, इसको बोलते हैं अपन क्या, मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनो कुछ और चीजें। अब अगर मुझे बताओ बी का निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेम में निकाल लेंगे सर, जिसका मुझे निकालना होगा जैसे बी का, तो मैं यहाँ पे एन बी रख दूंगा और नीचे हो जाएगा सेम एन ए प्लस एन बी। चलो ठीक है, मैं अगर सही कहूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास शॉर्टकट है तो मैं क्या बताऊंगा, तो देखो यहां पर अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी है, आहा सर ये कौन सा टर्म यूज कर दिया, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी अगर आपका सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब है कि सिर्फ दो कंपोनेंट हो, ए प्लस बी हो, ठीक है। अगर टर्नरी बोल दिया होता तो ए प्लस बी प्लस सी हो, तब जाके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर क्वाटरनरी बोल दिया होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है और वो एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको क्वाटरनरी हो गया। बाइनरी का मतलब आपको बाय से समझ में आ रहा है, दो मतलब ए प्लस बी है वो मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन यहां पे लिखना है ऐसा, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मैं क्या बोलूंगा कि चाई ए प्लस चाई बी जो होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। प्रूफ करके मैं नहीं बताऊंगा था, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। क्या करो, एक एन ए प्लस एन, चलो एक बार करके लिख लेते, जल्दी जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन ए, एन ए प्लस एन बी, यही आएगा ना, यही ऐसा फॉर्मूला होगा। तो क्या होगा, ये अगर जब इसका एलसीएम लोगे प्लस करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। इसलिए तो अब देखो, अब अगर मुझे b का निकालना है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना कि एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस चाई ए, ऐसा, समझ गए, ऐसा एक होता है, ठीक। तो ये आपके पास एक रिलेशन हो गया। और चीज जानना है इसके बारे में तो और जान लो। अब यहां पर क्या है, देखो मोल्स अपॉन मोल्स है, ठीक है, मोल्स अपॉन मोल्स है। और हम सभी जानते हैं कि जो मोल्स होता है वो क्या होता है अपना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। तो मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, सिर्फ मास की बात हो रही है, सिर्फ मास की बात हो रही है। तो यहां पर कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है। तो अगर मैंने क्या किया, अगर मैं इसको हीट कर दूं, अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ेगा, यहां पर कोई इस वैल्यू में नहीं पड़ेगा। क्यों, मास थोड़ी उड़ जाएगा सर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि ये क्या होता है आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये, टेम्परेचर लिखूंगा मैं इंडिपेंडेंट, समझ गए, इंडिपेंडेंट तो लिखा ही नहीं सर, डेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो तो ये हो गया अपना किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। और क्या अपना सेकंड वाला था आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है तो चलो देख लेते हैं। मोलैलिटी तो इसको अपन इससे लिखते हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या होता है, हर जगह मास की बात होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये आपका ग्राम में है तो इंटू आपको 1000 से करना पड़ेगा, बस ये होता है मोलैलिटी। अब इसमें भी देखो, इसमें अगर टेम्परेचर मैंने दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मोल्स है और ये वेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, समझ में आ गया, ठीक। इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका होगा देखो मोल है तो यहां पे मैं मोल लिखूंगा, नीचे क्या है केजी है तो यहां पे मैं केजी इनवर्स लिख सकता हूं, मोल केजी इनवर्स, ये आपकी यूनिट होगी,
क्लियर? इसकी नहीं बताई सर, अरे मोल फ्रैक्शन है, मोल अपॉन मोल है, बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब इसका ही एक और भाई, इसका ही एक और भाई क्या होता है? मोलैलिटी। वो होता है आपका मोलैलिटी। मोलैरिटी सर शो किससे करते हैं ये नहीं बताया, चाहे बता दिया। तो इसको अपन शो करते हैं स्मॉल एम से, इसको अपन शो करते हैं कैपिटल एम से। चलो तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो इंटू करना पड़ेगा 1000 से। अब एक और बात, अगर मैं आपसे बोलूं क्या टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों सर? ml है, लिक्विड होगा, लिक्विड तो सॉल्यूशन अगर आपने हीट दिया तो वो तो उड़ जाएगा। तो हाँ बिल्कुल उड़ जाएगा। तो ये क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये होगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ये होगा। समझ में आ गया? सर इसकी यूनिट क्या होगी? तो यार अब तुम थोड़ा निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। ml है ना, लीटर होगा ना उसका, अगर ml नहीं लिखना है तो, है ना। चलो तो ये होगा इसकी यूनिट। और कुछ है क्या? और कुछ रिलेशन है, लेकिन अपन को इसमें तो नहीं बताना है। चलो अब अपन की बात करते हैं किसका? फिर अपन से पूछा था एक मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? चलो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ट्राई करूंगा, लेकिन वो होगा नहीं खत्म, ठीक है। मैं सोच रहा हूं आप सब एक ही पेज में स्क्रीनशॉट ले पाए, इसलिए मैं इसमें लिख रहा था, ठीक है। तो चलो यहां पे मास परसेंटेज की बात करते हैं। मास परसेंटेज 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो वेट बाय वेट होगा, या वेट बाय वॉल्यूम होगा, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, ऐसा होगा, या फिर वॉल्यूम बाय वेट भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है सर? ये क्या लिख दिया आपने? देखो यहां पर ये मैं लिख रहा हूं, ये छोटा अमाउंट, ये बड़ा अमाउंट, ये छोटा अमाउंट, ये बड़ा अमाउंट, ये छोटा अमाउंट, ये बड़ा अमाउंट, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं इसको ना अलग पेज में लिख ही लेते हैं, इसको लिखो आप जब तक, फिर मैं अपन आगे चलते हैं। हाँ तो क्या था अपना? देखो मास परसेंटेज था ना, तो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ये निकालना था। तो मास परसेंटेज आपको मैंने अभी बताया कि क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है वेट बाय वेट, एक हो सकता है आपका वेट बाय वॉल्यूम, एक हो सकता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या है सर? मतलब क्या है? देखो इसको ही बोल सकते हैं मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसको मैं बोलते हैं अपन वेट बाय वेट, WEIGHT बाय WEIGHT, वेट बाय वेट बोलते हैं। मतलब कि जो दोनों के दोनों फेस होंगे वो कौन से होंगे? आपके वेट वाले होंगे, मास वाले होंगे। मतलब कि इतना ग्राम, ठीक है, मैं मान लूंगा कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट जाएगा y ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ऐसा याद रखना। यहां पे हर बार जो बातें आएंगी वो सॉल्यूशन की आएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन जाएगा ml में, ठीक है, y ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एग्जांपल से समझोगे। चलो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था गोल्ड का, गोल्ड जो है, तो कुछ मेटल जो हैं वो किसके अंदर जाएंगे? गोल्ड के अंदर। तो क्या तब क्या लिखोगे? तब हम लिखेंगे इसको क्या? वेट बाय वेट, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है? वेट बाय वॉल्यूम। मतलब कि बहुत अच्छा एग्जांपल, अभी शुगर का तो देखा था ना, शुगर का एग्जांपल ले लो, शुगर इन वाटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भैया मेरी 10 ग्राम की जो शुगर है वो चली गई 90 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो सॉल्यूशन क्या बना आपका? 100 ml का बना, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बना। ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज में हमेशा क्या होगा? आप 100 से चीजें डिसाइड करोगे, 100 से परसेंटेज है। तो इसको मैं लिखूंगा कि शुगर जो है 10 ग्राम शुगर गई 100 ml ऑफ किसके अंदर? वाटर के अंदर। समझ में आ गया? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन उसने बनाया। क्लियर? चलो अब है आपका क्या यहां पर? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, वो फार्मास्यूटिकल में होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन मतलब क्या है यहां पे कि 0.9 ml ऑफ किसके अंदर गया? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। 0.9% सॉल्यूशन क्या इसमें होता है? वैसे तो वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि 0.9 ग्राम ऑफ NaCl गया किसके अंदर? 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। वो इसमें आता है, इसमें नहीं, इसमें आता है, ठीक है। इसमें ही होता है अपना 5% डेक्सट्रोज,
तो इसमें भी होता है, मतलब 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज गया होगा 100 ml के अंदर, ठीक है। तो वो वेट बाय वेट के अंदर, वेट बाय वॉल्यूम के अंदर होता है, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर तो वही अपना कि पानी के अंदर अल्कोहल मिला दिया, तो ये सब क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आप तुरंत देखते हैं और बताते हैं कि वॉल्यूम नीचे कहां लिखा है, वॉल्यूम नीचे लिखा है इन वाले टर्म में, तो यहां पर ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। ये वेट बाय वेट है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऐसा होगा। क्लियर, समझ गए। तो ये था आपका मास परसेंटेज के बारे में, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था वैसे। क्लियर, इसको आएगा तो अब आप लिख ही लोगे, है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो देखो, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अपना, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी of such a sample of an acid if the density of solution is 1.504। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक रिलेशन बस लगना है इसमें, ठीक है। तो चलो अपन जानते हैं मोलैरिटी निकालना है हमें, तो मोलैरिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या, 10xd डिवाइडेड बाय mv, ये होता है आपका। ये क्या क्या है सर, तो x अपना क्या है, मास परसेंटेज, x है हमारा मास परसेंटेज, है ना। D क्या है हमारा, D है हमारा डेंसिटी, ये है डेंसिटी। MB क्या है हमारा, MB है हमारा मोलर मास, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है वैसे तो, है ना। चलो ठीक है, अपन बात कर लेते हैं। अब यहां पर बोल रहा है नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस, मतलब कि 68% किसके अंदर है, एक्वस है, तो मतलब वाटर के अंदर है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मोलैरिटी m इज इक्वल टू क्या, 10 तो हमें पता ही है, मास परसेंटेज दिख रहा है कितना, 68%, इनटू डेंसिटी भी शायद गिवन थी, बिल्कुल देखो 1.50 थी, 1.504 डिवाइडेड बाय, क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, देखो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, तो एक एटम है तो 1 इंटू हाइड्रोजन का मास मतलब 1, प्लस एक एटम है इंटू नाइट्रोजन का मास इंटू मतलब कि 14, प्लस 3 एटम है तो ऑक्सीजन का मास, सारे वैल्यूज को पुट करो, 1 प्लस कितना है ये 14, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, क्योंकि इसका कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 48। तो चलो इसको कैलकुलेट करो जरा, तो ये 52, ये हो गया 63, ये हो जाएगा 63, ठीक है। तो मास कितना आ गया, 63 आ गया। तो अब करना ही क्या है, कैलकुलेट ही तो करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट ही करना है। अब अपना m की जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी आपके पास 16.22 मोलर आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू। क्लियर, समझ गए, काफी ज्यादा इजी। सिर्फ ये रिलेशन आपको, कौन सा रिलेशन, ये वाला जो है रिलेशन आपको बस पता होना था, बचा ही क्या, बाकी सब पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। चलो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, फिर से मास परसेंटेज, ठीक है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम ml, देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी। अरे ये तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। इसने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोल रहा है मोलैलिटी बता दो, मोल फ्रैक्शन बता दो, और डेंसिटी देने के बाद बोल रहा है मोलैरिटी भी बता दो, सब बता दो इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो अपना चीजें पहले निकल सकता है ना तो वो निकाल लेते हैं। क्या, मोलैरिटी जो है हमें कुछ नहीं चाहिए उसमें, मोलैरिटी एकदम सीधी सादी चीज है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, फिर से रिलेशन पुट करो, क्या है 10xd, 10xd से अच्छा याद होता है, 10xd डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो चलो m इज इक्वल टू क्या जाएगा, 10 पता है हमें, परसेंटेज दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है 10, इंटू डेंसिटी दिख रही है हमको, डेंसिटी दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही थी, कितनी 1.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज इन वाटर है, ग्लूकोज इन वाटर। तो चलो मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, समझ गए, ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6 ऐसी कुछ होता है शायद, ठीक है। तो उसको सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का वैसे सबको पता होता है 180 आता है, यहाँ पर मोलैरिटी निकालोगे, ठीक है, तो वो कितनी आएगी, ठीक, वो आपकी कैपिटल M जो है 0.66 आ जाएगा। और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मोल
लीटर इनवर्स, खत्म। ये आ गई मोलैरिटी। तो जो अपन को लास्ट में दिया था वो पहले निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, क्या दिक्कत है ना, अपन तो कर सकते हैं। अब हमसे पूछा है मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम, स्मॉल एम। चलिए ठीक है, मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, अपने वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, बस ये अलग होता है, ये ग्राम में है तो इनटू 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे मजा आना चाहिए भाई। तो मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा भाई। कैसे निकालेंगे, सबको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन नहीं पता सर, अरे पता है तुम्हें, कैसे देखो 10% दिया है ना, 10% वेट बाय वेट है, तो मैंने अभी बताया था मास परसेंटेज में। इसका मतलब है कि जो 10 है ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज किसके अंदर है, 100 ml ऑफ, वेट बाय वेट है तो ml नहीं लिखना, mg लिखना, 100 ग्राम ऑफ किसके अंदर होगा, सॉल्यूशन के अंदर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कतें होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या दिख रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज गई है भैया सॉल्यूशन के अंदर, तो गिवन वेट कितना होगा, 10 डिवाइड बाय 180 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, अभी एक चीज बताई थी, क्या बताया था सर, कि यहां पर अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट का अगर मुझे वेट निकालना है तो क्या करूंगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। बिल्कुल, सॉल्यूशन कितना था अपना, सॉल्यूशन था हमारा 100 का, माइनस सॉल्वेंट ने लिया है 10, बस हो गया हमारा, ये आ गया हमारा सॉल्वेंट। और जो कि ग्राम में है तो इनटू करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। तो अब निकाल लो मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी निकालोगे, मोलैलिटी तो लगभग यहाँ पे लगभग 6 के करीबन आएगी, सेम ऐसी, ठीक है, 0.617 आएगा, कई बुक में 0.62 भी लिखा होगा, तो ये आ गई मोलैलिटी। अगर इसकी यूनिट पूछूं तो क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। आहा सर मोलैलिटी आपने बता दिया, मोलैरिटी आपने बता दिया, अब आपने बचा है सिर्फ चाई। चाई में आप कौन सा रिलेशन लगाओगे सर, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए। तो चाई का अपन जरा एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं। तो चलिए हम सभी एक एक्सप्रेशन जानते हैं कि मोलैलिटी और मास परसेंटेज के साथ वो क्या होता है, वो होता है हमारा चाई बी डिवाइड बाय 1 माइनस चाई बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, अगर वो ग्राम में है तो इंटू 1000। बस, क्या हमारे पास सारी की सारी चीजें हैं, नहीं है सर, यही तो निकालना है चाई बी, ठीक है, निकाल लेंगे। देखो तो मोलैलिटी हमारे पास गिवन अभी निकाली थी 0.617 इज इक्वल टू, चाई बी निकालना है तो यही रख दो, डिवाइडेड बाय, अब देखो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना है, इसका निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा बताओ, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आपका आ जाएगा 18, एक की बात हो रही है ना, तो यहां पे 18 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स बी, यहां पर ये हो जाएगा आपका 18, तो यहां पे लग दूंगा 18, वो ग्राम में है ना तो इंटू कर दो 1000 से, ठीक है। पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना, तो चाई बी जो निकल के आएगा आपका बहुत छोटा आता है, 0.010 आएगा, और चाई ए निकालोगे। अब ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है यार, ठीक है, अब ये मत पूछना सर ये कभी करके दिखाओ, ये बहुत ईजी है, ठीक है। चाई ए कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस 0.010, तो चाई ए कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.989 कुछ आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन, क्या दिक्कत है। अब इसको अगर चेक करना है तो क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, बाइनरी सॉल्यूशन है तो 1 आना चाहिए, तो 1 आ जाएगा, 0.010 प्लस 0.981, तो लगभग 1 के करीबन आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पे कहानी खत्म। जल्दी से आप लो, तीनों पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिए, आखिरी वाला फिर उसके बाद वाला फिर मोलैलिटी, तो ये देखो ऑर्डर में ही हुआ है लगभग, क्लियर है। चलिए आगे, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 1.6, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर m लिखा है तो मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमुलर अमाउंट ऑफ बोथ। मतलब कि
1 ग्राम का मिक्सचर है, दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, इक्यूमुलर लिखा हुआ है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं उसको? देखो मैं एक तरीके से बता रहा हूं आपको कि भैया Na2CO3 जो है और आपका NaHCO3 दोनों के दोनों 1 ग्राम का मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि Na2CO3 जो है ना वो और आपका NaHCO3 जो है इक्यूमुलर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है ना। तो चलिए हमें यहां पर इनके परसेंटेज लगेंगे भैया, ग्राम लगेंगे, ठीक है, कितने ग्राम किसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा, कितना ग्राम किस में प्रेजेंट है जब 1 ग्राम बन रहा है, तो ये सब लगेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया x ग्राम रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स के साथ, तब जाके 1 ग्राम बन रहा है। फिर से सुनो, जब x ग्राम रिएक्शन कर रहा होगा किसके साथ? इसके साथ NaCO3 के साथ, तो 1 ग्राम बन रहा है। तो मतलब जब x तो यूज हो गया ना, तो ये क्या बचा? 1 माइनस एक्स बचा। समझ पाए ना? ठीक है, तो फिर से एक मैथमेटिकली बताता हूं कि x ग्राम ने जब रिएक्शन करा, ठीक है, और 1 माइनस एक्स आपका NaH है, तो अपना कितना बनेगा बताओ? टोटल कर दो इसका, तो x माइनस एक्स 1 बच गया, तो 1 ही तो बन रहा है। समझ गए? तो ऐसे बता रहा हूं, मतलब कि फिर से सुन लो भाई, अगर ये x ग्राम है, ठीक है, तो इसका कितना होगा? x तो यूज हो चुका, तो 1 माइनस एक्स होगा, जितना बचा उसमें से माइनस कर दो तो इतना हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे मैं मोल्स निकालना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये सारी की सारी कहानी कर रहा हूं, तो मोल्स निकालूंगा मैं, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आएगा, वही तो बात है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा कितना? x ग्राम डिवाइड बाय, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। Na2 मतलब कि कितना हो रहा है? 43 हो रहा है, 20 नहीं 46, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 46 प्लस कार्बन 12 प्लस O3 कितना, मतलब 48, ठीक है, तो ये 60 106 इतनी आ रहा है 60, और बिल्कुल ये हो गया आपका 60 है ना, और ये आपका 46, तो ये हो गया आपका कितना? 106। चलो कोई दिक्कत ही नहीं हुई आपस में, तो है ना। तो यहां पर अपना मास आ गया 106, ये आ गए आपके मोल्स। अब इसका और निकाल लो NaHCO3 का, तो यहां पे मोल्स NaHCO3 इसका भी निकाल लो, तो ये कितना आएगा? देखो x 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय, इसका गिवन 1 माइनस एक्स है, डिवाइड बाय Na मतलब कि 24 मतलब 12 और आपका कितना? 48, तो ये तो फिर से 60 हो गया है ना, और ये इस बार कितना हो गया आपका? 20, ये हो जाएगा 24, ठीक है, 24 मतलब कितना आ गया? 84 आ गया इसका, तो यहां पे रख दो 84। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, क्योंकि उन्होंने अपनी कंडीशन ही रख दी थी क्या? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि दोनों के दोनों इक्यूमुलर है, तो इसका मोल्स और इसका मोल्स इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3। ये देखो इतना बड़ा लिखा है इसने, इतना बड़ा, ठीक है। तो चलो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से बहुत इजीली कि x डिवाइड बाय 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 84 सही है ना? हाँ 84, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा? 84x इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 106 माइनस 106x, इतनी आएगा। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, x वाली टर्म एक साइड ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 190 x इज इक्वल टू 106, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? देखो x की वैल्यू हो जाएगी 106 डिवाइडेड बाय 190, ये हो जाएगा x। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.55 आ गई आपकी x की वैल्यू। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ? फिर से सुन लो, मतलब कि Na2CO3 कितना प्रेजेंट है? 0.55 प्रेजेंट है, तो भैया ये कितना प्रेजेंट होगा? इसमें 1 माइनस एक्स कर दो, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे? 1 माइनस 0.55, तो इसको कैलकुलेट करोगे 0.45 आ गया। अब ये क्या क्या आया इसको भूले ना, मतलब कि एक जो सॉल्यूशन 1 ग्राम का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके अंदर Na2CO3 कितना प्रेजेंट है? 0.55, और NaHCO3 कितना प्रेजेंट है? 0.45। हा, समझ गए ना? हाँ सर अब आ गया समझ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब कुछ रह गया क्या सर? कुछ नहीं रहा, सब हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बस बात ये बच गई। अब बात करते हैं थोड़ा HCl के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो उसके बारे में है। तो एक काम करो, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यहां पर ये बोल रहा है कि
0.1 मोलर HCl रिक्वायर है इसके लिए कंप्लीटली मिक्सचर के लिए। मतलब देखो अगर Na2CO3 रिएक्ट करता है HCl के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करो इसको, तो कुछ नहीं करना, यहां पे 2 लगा दो, ये लगा दूंगा मैं यहां पर कितना 2, Cl 2 होगा तो यहां 2 लगा दो, खत्म हो गई बैलेंस। मतलब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इजी है वैसे तो क्वेश्चन। Na2CO3 इसका मास कितना होता है, देखो Na2CO3 मतलब कि आपका 106, मतलब कि इसको मैं बोल सकता हूं कि 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्शन कर रहा है कितने के साथ, 2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl के साथ। ठीक दिख रहा है बिल्कुल, 2 इंटू क्या दिख रहा है, देखो ये 2 है तो ये 2 है, 36.5 क्या है इसका मास है, तो ये दिख रहा है, ठीक है। अब बातें आई क्या, तो भैया 0.55 ग्राम ऑफ Na2CO3 कितने के साथ कर रहा होगा, तो मैंने बोल दिया वो कर रहा होगा x ग्राम के साथ, x ग्राम ऑफ HCl के साथ, मैंने बोल दिया, क्या दिक्कत था, तो निकाल लो। x ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो इसको अल्टा पल्टी करना है, ठीक है, तो 2 इंटू 36.5 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाय 106। आ गया, देखो तो इसको सॉल्व कर लो जरा, तो ये कितना आएगा, ये बड़ी वैल्यू आएगी, x ग्राम इज इक्वल टू आ जाएगा 0.37। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 106 इतने के साथ कर रहा था, तो 0.55 कितने के साथ कर रहा है, 0.37 ग्राम ऑफ HCl के साथ, ऑफ HCl। ये एक आ गया, ठीक, खुश हो जाओ, बस आ गया। अब बात करते हैं किसकी, NaSCO3 की, ठीक है, तो उसकी भी रिएक्शन लिखना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा, तो ऊपर लिख देता हूं यहां पे इधर कि NaHCO3 जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से NaCl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O तो बनेगा ही, और आपका कार्बोनेट है ना तो CO3 निकलेगा, दोनों कार्बोनेट है, अगर गौर करो तो CO3 दोनों में दिख रहा है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 84 ग्राम ये निकला हुआ है मास, ठीक है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 रिएक्शन कर रहा है कितने के साथ, 36.5 ग्राम ऑफ HCl के साथ, सही है, ठीक। तो भैया 0.45 ग्राम कितने के साथ करेगा, तो x ग्राम के साथ करेगा, x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू अल्टा पल्टी कर लोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 36.5 इंटू 0.45 डिवाइड बाई 84, सही है, ठीक है, थोड़ा स्लो करके देख लेना, है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा 0.19 आ गया। चलिए भैया ये आ गया, ये 2 वैल्यू आई, ठीक है, एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। तो मैं अगर आपसे एक चीज पूछता हूं बहुत नॉर्मल सी, ठीक है, मैं ट्राई करता हूं कभी कभी कि एक पेज में हो जाए, वो नहीं पाता चलो, अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि कितना टोटल HCl आपने यूज कर लिया, कितना कर चुके हो आप, तो आप क्या बोलोगे, मैं बताता हूं ना सर, ठीक, मैं बोलूंगा बताओ, आप बोलोगे कि सर एक इसका HCl मतलब कि 0.37 का HCl और एक इस वाले का HCl 0.19 का HCl, हमने इतना यूज कर लिया सर। मैं कहूंगा अरे वाह यार, ठीक है, सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपने मेरे से कहा कि सर हम 0.56 जो HCl है ना हम यूज कर चुके हैं। निकालना क्या था, निकालना है हमको वॉल्यूम, हाउ मेनी ml चाहिए, ml, ग्राम नहीं चाहिए था, ये तो आपने ग्राम निकाल लिया सर, ml चाहिए सर, इतना फालतू चला गया क्या, बिल्कुल नहीं गया। तो चलो ml निकालते हैं, तो एक काम करो डायरेक्ट मोलैरिटी पुट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट मोलैरिटी पुट करेंगे, तो मोल्स हमारे पास हैं, ये रहे मोल्स, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, गिवन मोल डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ना, ठीक है, मोलैलिटी में, ठीक है। तो चलो इतना लिखो, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन निकालते हैं। चलो इसके बाद मुझे क्या मिला, एक पेज ही मिल गया ऐसा, ठीक है, भले ही क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है लेकिन उस पर ध्यान देना, ठीक है, अपन इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना। तो चलो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मोलैरिटी से कर रहा हूं, ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स, अब बार बार नहीं लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, 1 ml में होगा तो इंटू 1000 होगा, ठीक है। अब सर मोल्स तो है ही नहीं, अरे है ना, मोल्स है ना, ये देखो अपन ने निकाले थे 0.55, क्या है ये,
मतलब गिवन वेट तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो कि 0.56 डिवाइडेड बाय 36.5, ये क्या है, HCl का वेट, ठीक है। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो यहीं रख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 से कर दो। मोलैरिटी कितनी थी, मोलैरिटी गिवन थी 0.1, तो यहाँ पे 0.1 रख दो। चलो निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम यहीं पे यहीं रख दो, सिर्फ एक चीज को चेंज करना है, इसको अंदर ले आओ। इज इक्वल टू 0.56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना होगा ये हो जाएगा हमारे पास 36.5 इंटू 0.1। समझ गए, यही था। अब तो बहुत इजी है, देखो अपन ने ये पुट करा है ना, और अपन ने क्या क्या बस पुट करा, ये डायरेक्ट अपनी टोटल थी, ये टोटल मास ऑफ HCl था ना ये, तो अपन ने वो अपन को एज अ गिवन वेट ले लिया। क्लियर है, चलो तो अपना ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, लगभग 150 जो है वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा, 150। समझ गए, था ना इजी, था ना इजी। तो बस ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। करना ही क्या था आपको, बस ये जो चीजें है ना ये पता होना चाहिए था। ये दो रिएक्शन अगर आपने एक बार कर ली, आपको पता है, और कुछ पता करने का नहीं है इसमें, पता है क्या, जहां पर भी आपको दिख रहा है कार्बोनेट, तो HCl तो पहले ही निकाल दो, मतलब आप HCl कह रहा हूं, कार्बोनेट है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड पहले निकाल दो। ये 3 नहीं है, ये 2 है यार CO2 निकलेगा, है ना, ठीक। तो बस आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलिए, अब अपन बात करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन और 400 ग्राम ऑफ इतना परसेंट सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मास परसेंटेज निकालना है उसका, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहां पर एक काम करते हैं, एक आप सॉल्यूशन मान लेते हैं अपना A है, सॉल्यूशन है ये अपना A, जिसका कितना है देखो 300 ग्राम, उसका भी कितना है वो 25% 25%, मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना, 25% है तो डिवाइड कर दे 100 से, इज इक्वल टू, अब सॉल्यूशन बी की बात कर लो, सॉल्यूशन है बी, ठीक है, उसका कितना है भैया 400 है, और उसका भी कितना है 40% है, ऐसा समझ गए, मतलब इतना आपके पास मास प्रेजेंट होगा। तो यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, कितना आ गया भैया 75 आ गया, ठीक। अब यहां से 0 कैंसिल, यहां से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया आपके पास 160, ये आ गया, ठीक है ना, इजी। कुछ समझ, मतलब कुछ दिक्कत हुई, मतलब मैंने करा क्या है, यहां पर ग्राम था ना, तो मैंने इसका 25% होगा कितना, मैंने वो निकाल के देख लिया, तो ये इसका आ गया 25% 75, ठीक है। तो इसका कितना होगा, इसका आ गया 160, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल जो सॉल्यूशन बन रहा है रिजल्टेंट, वो कितना होगा, वो होगा आपका पास सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी, ठीक है, कंपोनेंट है वैसे तो, ये सॉल्यूशन नहीं बोलना चाहिए इनको। तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 160 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5, है ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 235 हो जाएगा। ये दिक्कत है कोई नहीं होगा, है ना। तो यहां पर ये आ गया आपके पास टोटल सॉल्यूशन का वेट आ गया। निकालना क्या है, मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं कि आपका जो परसेंटेज बन रहा है, टोटल जो मिक्सचर बन रहा है वो है कितने एक्चुअल ग्राम का, ठीक है। तो ये है 400 ग्राम और ये है 300 ग्राम, ये एक्चुअल है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर अब क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 235 जो अपना एक्चुअल आया, डिवाइड बाय टोटल कितना है, देखो टोटल है हमारे पास यहां पे 300 प्लस 400 700 इंटू 100 कर दो, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे जरा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 जा यहाँ पे आपका क्या आएगा 21 होगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये फिर से 3 आ जाएगा, तो 33.6% जो आएगा वो आपका क्या आएगा, मास परसेंटेज। कितना इजी था, करा क्या सर, समझ में नहीं आया देखो एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है, उसका 25% उन्होंने दिया था, मतलब जो यूज हो रहा होगा वो, ठीक। तो यहाँ पे उसका टोटल कितना यूज हुआ, 235 यूज हुआ। टोटल सॉल्यूशन था कितने का, 300 प्लस 400 700 का था। मास परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटू कर दिया, तो ये आ गया आपके पास कितना, कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास परसेंटेज आ गया 33.6%। कितना इजी था, ठीक है। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। मास परसेंटेज का फॉर्मूला तो पता है ना, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट इनटू 100, तो ये हो जाएगा।
क्लियर, समझ में आ गया। ये 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं 8th पर। चलो 8th क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकॉल, इतना ग्राम, ठीक है, एंड इतना ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्राम। व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब वही मैं सोच रहा था, मोलैलिटी पूछा है और डेंसिटी दे के रखा है, ठीक है, तो ये क्यों करा होगा। तो चलो अपन देख लेते हैं इसको। यहाँ पर मोलैलिटी निकाले सबसे पहले, क्योंकि सब कुछ तो है हमारे पास कि मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। मोल्स में हमें लगेगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट निकाल लेते हैं। गिवन वेट कितना है हमारे पास, 22.6 है, ठीक है, 22.6 दिया है, तो यहाँ पे कहूंगा मैं 22.6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, वो चाहिए होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो C2H6O कितना है, 2 है ना, हाँ 2 ही होता है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 24 + 6 मतलब 30 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 32, तो ये हो गया आपके पास 62 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, ये 30 हो गया, ये 32 हो गया ना, तो 32 यहाँ पे रख दो 32 इंटू, और क्या लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट लगेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना देवाना है, देखो यहाँ पर इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल जा रहा है 200 ग्राम के वाटर के साथ, तो 200 ग्राम रख दो यहाँ पे, 200 ग्राम ऑफ वाटर है, और वो किस में है, ग्राम में है, हाँ ग्राम में, तो इंटू करना पड़ेगा 1000 से। तो मोलैलिटी स्मॉल m की वैल्यू निकाल लो। तो देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये चला गया इसके पास 5 टाइम, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल हो गया आप सभी के लिए, ठीक है। तो मोलैलिटी निकाल लो, तो लगभग आ जाएगा 17.9 आ जाएगा आपके पास, ये वाला मोलैलिटी आ गया, क्लियर, ठीक है। तो इसको निकालोगे तो इतना जाएगा, है ना। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है, बस आपका सेम रहेगा, ठीक, बस आपको जो लगेगा वो वॉल्यूम लगेगा। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूं आपका फिर से 222.6 है, ये 222.6 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फिर से 62, यहाँ पर 62 है ना, ये 32 क्या है, अरे 62 है यार, 62 है वो, ठीक है, 32 नहीं, ये 62 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब फंस गए, इसीलिए उसने डेंसिटी देकर रखा था, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपकी डेंसिटी है वो क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर रख दो, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दो, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दो, है ना। तो मास कितना है सॉल्यूशन का, देखो मतलब सॉल्यूशन का मास है 222.6 प्लस कितना है आपका 200 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है 1.072, आहा ये आ गया वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा यहीं रख दो, 22.26 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.072, अरे अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, 222.6 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 222.6 प्लस 200, इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आपके पास दिखेगा 422.6 दिखेगा ये, ठीक है, तो अपन को अच्छा दिखेगा इजी, 1.072 इंटू ग्राम में आएगा ना ये, तो अपन ने किसको करना पड़ेगा, आपको 1000 इंटू करना पड़ेगा, ठीक, बस निकाल लो। मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना जाएगा 9.1, ये आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स, मोल केजी इनवर्स, ये मत भूल जाना, ये बहुत मेन होता है, क्लियर। सिर को फंसाया कहां पे, इधर, ये निकाल लिया तो सब निकाल लिया, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर है, मजा आ गया। चलो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9th वाला। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनो, अरे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 11th क्लास में भी है, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, ये निकालना है, ठीक है। तो चलो ppm की बात हो रही है, मतलब कि यहां पर अपन को अब ये निकालना पड़ेगा ना थोड़ा सा, चलो निकाल लेते हैं यहां पर। अब चलो ppm 15 ppm उसको निकालना किस में, उसको बताना है परसेंटेज बाय मास में, परसेंट बाय मास मतलब क्या होगा, यहां पर आपको 100 वाले में बताना है, तो बहुत ईजी है, देखो कंपोनेंट गिवन कंपोनेंट मतलब क्या होगा ये, इसका अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो 15 ग्राम होगा 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे 1 मिलियन ग्राम के अंदर होगा
ppm ऐसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है ना, तो कंपोनेंट डिवाइड बाय यहाँ पर डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट। टोटल कंपोनेंट कितना है 10 की पावर 6 इंटू क्या करोगे 100 करोगे। क्यों करा, परसेंटेज मास निकालना है ना इसलिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 6 है ये 2 है तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया। उसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख लो 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये क्या आ गया आपके पास मास परसेंटेज आ गया। अरे बहुत ईजी है, देखो फिर से बता रहा हूँ, 15 ppm है मतलब कि 15 ग्राम प्रेजेंट होगा 1 मिलियन सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो टोटल अपना कंपोनेंट का मास कितना है 15 है, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 10 की पावर 6 है, इनटू क्या करना पड़ेगा 100, मास परसेंटेज निकाल रहा है ना तो 100 करना पड़ेगा, तो ये कर दिया। क्लियर। चलो अब बात आती है मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होता है, m इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट तो सर आपने अभी बताया 15 ग्राम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसका, क्लोरोफॉर्म का, निकाल लो। कैसे निकालेंगे, CH मतलब 12 + 1 + 3 इंटू 35.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 1 6, ये कितना 9, तो ये हो गया आपके पास 96.5 + 93 मतलब 13 है ना। तो इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा देखो, इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 9, ये हो जाएगा आपके पास 109.5 ऐसे कुछ आएगा क्या, ऐसे कुछ आएगा ना। ठीक है, 3 प्लस करूंगा तो 103, अरे 119 आएगा, ऐसा आएगा। क्लियर, समझ गए। तो ये होगा आपके पास 119.5, तो यहां पे रख देते हैं 119.5। क्लियर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगता है क्या, नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूशन लगता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 की पावर 6 है, और इंटू क्योंकि वो ppm में तो इंटू किससे करना पड़ेगा 1000 से करना पड़ेगा। 1000 से 3 0 है, 3 0 काट दो। m इज इक्वल टू कितना जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास क्या, मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी आ गई, बहुत ईजी था, सिर्फ आपको चीजें पुट करनी थी। क्लियर, चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्हाट रोल्स डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो उसका मेन रोल क्या है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसका रोल बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है देखो, अगर अल्कोहल की बात करूं तो RO और H दिखता है, सही कह रहा हूं, ऐसा अल्कोहल होता है। अल्कोहल का भाई फॉर्मूला यही होता है ROH। ठीक है, चलो अब वाटर का क्या फॉर्मूला होता है सर, पता है, वो तो क्या होता है 0H और H। 0 नहीं सर, वो ऑक्सीजन होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसी मजे के लिए बोल रहा था। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखते रहना। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये है ना। तो चलिए भाई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम सभी को पता है कि वो ना क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना। ठीक, समझ में आ गया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाता है एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है क्योंकि इससे खींच रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दोनों के ऊपर। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो सेम चीज यहां पर, क्या ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर भी सेम चीजें हो जाती हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में, दूसरे हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मैं बोल सकता हूं क्या, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया। अब चलो इसी बेस पर ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। मतलब मैंने अभी जो बात बोली कि ये वाला जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन, ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग। ये देखो ये दिख रहा है, ये वाले हाइड्रोजन के साथ करेगा ऐसा बॉन्डिंग। क्लियर, तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाले ऑक्सीजन के साथ करेगा बॉन्डिंग, ऐसा ऐसा बना सकता हूं मैं। ठीक, अब समझो एक चीज, तो ये बॉन्डिंग कब ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। अगर ये जो R ग्रुप आपको दिख रहा है इसको मैं बोलता हूं अल्काइल रेडिकल। ये क्या है आपका, अल्काइल रेडिकल। ठीक, ये होता है आपका अल्काइल रेडिकल। इसका मतलब क्या है सर, मतलब कि कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में जो कंपाउंड बनता है ना, हाइड्रोकार्बन की चेन, अगर यहां पर अल्काइल रेडिकल 1 है मतलब एक कार्बन का है, तो अपन ऐसे लिखेंगे उसको CH3, ये ऑक्सीजन और ये H, तो इसको अपन मेथनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इसके बेस पर समझाना चाहूं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं H, ये ऑक्सीजन और ये एक H, ये क्या है सर H2O। तो अब देखना, अगर ये वाला रेडिकल छोटा है
ठीक है, अगर ये वाला रेडिकल छोटा है तो मैं उसको बोलूंगा लोअर एल्कोहल। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं? लोअर एल्कोहल, लोअर एल्कोहल। ठीक है, मतलब ये कहां से कहां तक होगा? C1 से लेके लगभग C4, मतलब 4 कार्बन तक वो होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा अगर मैं इसकी बॉन्डिंग करूं ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाले हो गए आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ भी हो जाएगा फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये जो लोअर एल्कोहल है मतलब कम कार्बन वाली चेन, अगर चेन छोटी है तो इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, उसको मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि क्या है, देखो यहां पर रिपल्सन करने के लिए कोई नहीं है ना, दूरी बढ़ाने के लिए कौन नहीं है, तो वहां पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इंटर, इंटर कब बोलते हैं? अलग अलग मॉलिक्यूल जब हो और उसके बीच में बॉन्ड बन रहा हो तो इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर बनेगा तो इंट्रा बोलूंगा। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर कौन सा बॉन्ड बन रहा है बताओ? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन बना रहा है, तो कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। चलिए, ये हो गया किसके लिए? लोअर अल्कोहल के लिए। अब अगर मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं कि C4 से अगर ज्यादा कार्बन है, C5, C7, C8, C9 जितने भी हैं, तो आप ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। ये जो R वाला ग्रुप है, ये जो R वाला ग्रुप आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? यहां पर बढ़ जाएगा, ये R वाला ग्रुप बढ़ जाएगा, मतलब बहुत लंबी चेन हो जाएगी, जिसके कारण इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा ये थोड़ा सा वीक रहेगा। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सर इतना क्यों समझा रहे हो? चलो बताता हूं आगे। समझ में आ गया इतना यहीं तक? तो अब ध्यान से देखना, अगर कोई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो जल्दी से बताओ उसका वेपर प्रेशर की क्या बनेगा? कम बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना उसका कम वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसकी है? इसकी है। तो लोअर अल्कोहल जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण कम वेपर प्रेशर बनाएगा। इसकी बात कर लेते हैं अब। अगर यहां पर आपका क्या रहा? हायर अल्कोहल रहे, हायर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्कोहल रहे, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? देखो, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, और अगर वीक बॉन्ड बन रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर के। मतलब क्या था? जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा, और अगर जल्दी टूट गया तो मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे, मतलब कि निकलना स्टार्ट कर देंगे, तो वेपर प्रेशर आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो यही बात है, अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही तो कम वेपर प्रेशर, अगर वहां पे वीक बॉन्डिंग रही तो ज्यादा वेपर प्रेशर। सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल पॉइंट यहां पर, ये अपना हो गया इंटरेक्शन को लेके। कुछ एडिशनल पॉइंट यहां पर देखो, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो लगभग थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच में क्या है? पोलरिटी है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है सर? मतलब जिसके पास चार्जेस हों। ठीक है, एक यूनिवर्सल लॉ होता है। ठीक है, यूनिवर्सल, वो क्या बोलते हैं अपन? लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक फिनोमेना होता है। मतलब क्या होता है? ये तो अपने साथ भी होता है, आप लोगों ने दोस्ती बनाई होगी किसी के साथ, किसी आपका दोस्त होगा, तो लगभग तुम लोगों के बीच में सिमिलरिटी होगी, तभी तुम लोग साथ में घूम रहे हो। और वो कहते हैं ना, वाइब मैच नहीं हो रही है, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, ये बोलते हैं ना। ठीक है, तो देखो, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब जो पोलर है वो पोलर के साथ जाएगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होगा। तो यही चीज है, क्योंकि अल्कोहल भी क्या होता है? पोलर नेचर का, और आपका वाटर जो है वो भी पोलर नेचर का होता है, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपसे मगर इंटरेक्शन के बारे में पूछा था, तो आप दो कंडीशन रख के बता सकते हो आर को लेके, सिर्फ ये जो है इसको लेके, एक हायर एक लोअर, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपने इतना समझा दिया तो आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला। क्लियर है? तो आपको बस इतना ही समझाना था। चलिए आगे चलते हैं। एक और छोटू सा क्वेश्चन, Why do gases always tends to be less soluble in liquid as temperature is rise? ठीक है, तो दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो ले चार्ट प्रिंसिपल से समझ लो। क्या वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, ठीक है, कि भैया लिक्विड और गैस, या फिर अलग तरीके से बताऊं, ये रहा आपके पास एक कंटेनर, ऐसा ये रहा आपके पास एक कंटेनर, अगर मैं इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड, ये है लिक्विड, ठीक है, इसके अंदर अगर डाली जा रही है कोई भी गैस, ये हो गई आपकी एक गैस,
है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि मतलब इस प्रोसेस में हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रियलाइज नहीं, रिलीज होती है, ठीक है, रिलीज होती है हीट। मतलब कि उस सॉल्यूशन को बनने के लिए भैया हीट की जरूरत ही नहीं है, हीट की जरूरत ही नहीं है। अब तुम अगर हीट दे दोगे तो वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। अब कोई मना कर रहा है कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, तुम जबरदस्ती देते रहोगे तो फिर हो गई ना, ठीक है। तो वही चीज है। तो यहां पर क्या है कि लिक्विड और गैस, इसको ही बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन जो होती है अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, उन्होंने खुद बोला था डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर आप उसमें थोड़ा और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर है ये, थोड़ा और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर आपका बढ़ गया। एच क्यों लिख रहा हूं, टेम्परेचर आपका बढ़ गया। ली चार्टले प्रिंसिपल बोल रहे थे। अब एक थोड़ा सा मेरे तरीके से समझ लो, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया क्योंकि गैस है तो उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे। इसका जो मॉलिक्यूल है एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो एक जगह वो रुकेंगे ही नहीं, रुकेंगे नहीं तो डिसोल्यूशन होगा ही कैसे, समझ गया। तो एक तरीका ये, अगर ऐसा समझना है तो ऐसा समझ लो, ऐसा समझना है ऐसा समझ लो। लेकिन मेन जो है एग्जाम में अगर आएगा तो ये लिख के आना, क्योंकि इस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में ली चार्टले प्रिंसिपल ही है। क्लियर, समझ गए, बहुत सिंपल सा फंडा था। आगे चलते हैं। चलिए, जो अपन ने भी समझा वो यहाँ पे आ गया। क्या कि यहां पर हेनरी लॉ के बारे में पूछा है। हेनरी लॉ ने क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जब उस पर अप्लाई करते हो तो वो, मतलब क्या बोलना चाहते थे वो, ठीक है। तो अपन बता देते हैं। देखो वो कहना चाहते थे कि भैया अगर ये कंटेनर है, ठीक है, ये रहा आपके पास एक कंटेनर, तो यहां पर अगर आपके पास गैसेस हैं, ठीक है, ये रही आपकी गैसेस, यहां पर भरा हुआ है लिक्विड, तो अभी ना वो नहीं मिलेंगी, जो गैसेस हैं वो लिक्विड में मिलेंगी ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्या करूं, यहां से एक पिस्टन अप्लाई कर दूं ऐसा, जो वो क्या करे, वो उसको दबाए, ऐसे कंप्रेस करे, तो क्या होगा, ये जो ऊपर है ना वो क्या चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। अगर मैं यहां से प्रेस करूंगी नीचे चली जाएंगी। तो वहां पर ये बोला उसने, सॉल्युबिलिटी फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी अभी क्या है, कम है, सॉल्युबिलिटी लिखना था, सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। क्यों, आपने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर उन्होंने क्या बोला था, ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। इसको हटाओगे तो एक साइन आता है आपका KHP, KH का वैल्यू निकालो, इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय P। KH क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, यही तो कहते थे साइंटिस्ट, अपना नाम दे देते थे, हेनरी कांस्टेंट। एस क्या है, सॉल्युबिलिटी, पी क्या है, प्रेशर। क्लियर। चलो एग्जांपल से, और आप इसके एप्लीकेशन पूछें, एप्लीकेशन बताना है, ये अपना हेनरी खत्म, एप्लीकेशन क्या होंगे, चलो देख लो। एप्लीकेशन होंगे कुछ यूं, कैसे देखेंगे, ऐसे। क्या है सर ये, देखो पहला अपन समझेंगे जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं। तो माउंटेन जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे, प्रेशर क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा, बताओ, कम होगा ना। तो वहां पर जो आपका जो क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो अपने बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, टिश्यू तक, तो वहां पर एनॉक्सिया हो जाता है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो दो जगह अपन मान लो, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में मानते हैं अपन, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं जिसको अपन, उसमें क्या होता है, जो गैस है CO2 गैस एक प्रेशराइज करके उसमें भरा जाता है ऐसा, ठीक है। ये जो आपकी गैस होगी इसके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर अप्लाई करा होगा तब जाके उसमें सॉल्युबिलिटी बड़ी होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है। दूसरा क्या है, सी वाटर। सी वाटर में क्या है, हम देख सकते हैं कि यहां पर बहुत जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या है, लाइव है, मतलब जिंदा है, अलाइव है। अलाइव क्यों है, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं यहां पर क्या होगा, मान लो एक ऐसा समुंदर है, समुंदर के ऊपर अगर O2 गैस
क्या होती है, थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है, सॉल्युबल होती है। तभी तो फिश वगैरह या फिर शार्क वगैरह या फिर डॉल्फिन वगैरह जिंदा है, क्यों, ऑक्सीजन तो ले रहे हैं वो भी। वो कहां से आ रही है बताओ, पानी के अंदर तो गैस डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन पार्शियली सॉल्युबल होती है आपकी ऑक्सीजन, जिसके कारण वो क्या है, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले सकते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल होगा किसका, ये आपका एक एग्जाम्पल होगा एक्वाटिक लाइफ का। क्लियर, तो यहां पे ये आपका जो एग्जाम्पल था ये सी वाला था, सी वाटर, ये एक एप्लीकेशन हो गई। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है सी के ऊपर, वो पार्शियली सॉल्युबल होती है सी के अंदर। बस इतना ही था, इतना ही समझो और मत समझो, ठीक, समझो। अब एक और चीज, एक्वा जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं उसका एग्जांपल सुना होगा आपने। स्कूबा ड्राइवर को मना करा जाता था तब, अगर जब आपने देखा होगा कि जब उनकी लाइफ जैकेट होती थी, ठीक है, तो ये जो रहा, मान लो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो है, ठीक है, ये जो है आपके पास लाइफ जैकेट है, मान लो इसके अंदर भरा जाता था O2 प्लस एक और गैस थी N2 मानते थे उस टाइम, नाइट्रोजन, हल्की होती थी इसलिए। ठीक है, तो क्या होता था, जैसे कि अगर आप नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हर गैस की बढ़ने लगेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो नाइट्रोजन भी क्या होने लगता था, अपने बॉडी के अंदर जाने लगता था, तो वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, डेंजरस होता है वो, इसलिए क्या कहते हैं, ज्यादा डेप्थ मत जाओ, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, हर गैस डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए अब इसके अंदर जो आपका क्या होता है, जो आप गैस लेके जाते हो ना, गैस का टैंक लेके जाते हो पीछे, वो क्या करते हैं, अब एक नॉन रिएक्टिंग गैस डालते हैं जो आपको ज्यादा हानिकारक ना करे, हानि ना करे। क्लियर, समझ गए। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे, ये आपका हैंडल होता, बहुत ईजी था। चलो आगे, चलो 13th क्वेश्चन है हमारा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन इन 1 बार, if the solution containing इतना ग्राम of ethane then what shall be the partial pressure, ये निकालना है पार्शियल प्रेशर। ये क्या करते हैं पता है, एक क्वेश्चन दिया उसका रिलेटेड दूसरा दे दिया, ठीक है, तो देखो बहुत इजी है, अभी बताया था सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, तो इतना बस लिख रहा हूं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, अगर बोलो तो ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पहला है क्या, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ कंटेनिंग इतना, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इसका इतना है, तो इसको मैं रख रहा हूं 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ 2, इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना, तो यहां पे 5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू, तो पार्शियल प्रेशर पहले वाले का दिया हुआ है तो 1 लिख दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय सेकंड वाले का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मैं इसको x रख देता हूं। क्या दिक्कत है इसमें, इतना इजी था ये। करना क्या है, सॉल्व, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, देखो ये उल्टा कर दो इस दोनों को, x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। और सिंपल करके दिखाऊं, ऐसे लिखो, देखो इसको 0.05 लिख लो, इसको डिवाइडेड बाय कितना लिख सकता हूं, इसको 0.0656, तो इसको कैलकुलेट कर लेना जरा, ये कितना आएगा 0.762 बार, ये आ जाएगा। और इजी तरीका देखो, ये 2 से ये 3 कैंसिल, 1 10 बचा नीचे बस, ठीक है, ऊपर इंटू कर दो, तो 50 डिवाइडेड बाय 6.56, तो 0.6762 आ जाएगा, ठीक है। वो तरीका अच्छा है, वो कर लेना, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करा है, देखो मैंने लिखा है 5 डिवाइडेड बाय कितना बचा 6.56 इंटू 10 की पावर -1 पता, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6.56, ये आ जाएगा आपका आंसर 0.762। ये तरीका से करना, इजी लगेगा। क्लियर, समझ गए, ठीक है, ये वाला इजी था। चलो आगे चलिए 14th क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉरेल्स लॉ एंड हाउ इज द साइन H मिक्स रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। H मिक्स क्या बताता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो ये सब बताता है, ठीक है। तो सब पहले समझ लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन, चलो एक कहानी से समझते हैं, ठीक है, और एक समझते हैं फिर नेगेटिव डेविएशन। यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव, इतना दूर दूर के लिख रहा हूं क्योंकि मैं नीचे कहानी समझाने वाला हूं बीच में, डेविएशन।
अब चलो ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनो कि एक बंदा है ए, ठीक है, जिसको खुद में ही रहना पसंद है, और बी और बी और एक बी। अब ध्यान से सुनना, कोई है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब कि जिसको खुद के साथ की कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक। अब कोई उससे जबरदस्ती मिला दे किसी के दूसरे के साथ, ए और बी के साथ, ऐसा बन जाए। ध्यान से सुन रहे हो, ये दोनों के दोनों इंट्रोवर्ट है, मतलब खुद में रहना पसंद है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। अब किसी ने उसको जबरदस्ती मिला दिया ए और बी, तो क्या उनकी आपस में बन रही होगी? नहीं बन रही होगी। तो अगर उसको थोड़ा सा भी फोर्स मिल जाए बाहर से, उसको खींच लेगी, यार तुम जाओ अकेले, छोड़ दो तुम, तो वो छोड़ देगा, ठीक है, बहुत इजीली छोड़ देगा। बस समझ गए अब तुम इस, देखो क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसकी खुद में बनती है, मतलब कि इसका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, आपस का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो बाइंडिंग है खुद में वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है? ठीक है, तो इनका जो फोर्स है, ए का इंट्रैक्शन जो है, इंट्रैक्शन बोलूंगा सबसे अच्छा वर्ड, इंट्रैक्शन जो है ये काफी 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 ज्यादा स्ट्रांग है। किसका? ए का और बी का, ऐसा दोनों का मान सकते हो। लेकिन जब ये आपस में मिले तो इनका इंट्रैक्शन क्या हो गया भैया? वीक हो गया। इंट्रैक्शन जो हो गया वो हो गया यहां पर वीक, ठीक है। तो अब इसका मतलब आप समझाना क्या चाह रहे हो, जब ए और बी का सॉल्यूशन बना, ठीक है, और उसको मैंने यहां पर थोड़ी सी भी हीट दे दी, मैंने क्या करा? थोड़ी सी भी हीट दे दिया, तो ये जो सॉल्यूशन है बहुत जल्दी वेपर बनाएगा, क्योंकि टूट जाएंगे ना इजीली, ठीक है। तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा ये काफी ज्यादा आएगा, जितना आपने एक्सपेक्ट करा होगा, जितना आइडियल गैस से आप एक्सपेक्ट करके वैल्यू निकालते हो उससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है, समझ गए। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जब रॉल्स लॉ से एक आपने कैलकुलेट करी हो वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, पर उससे भी ज्यादा वैल्यू आ जाए, पर जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाँ अब चलो रिलेशन निकाल लेता हूं, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू है आपकी कैलकुलेटेड जो हो वो कम आए, किससे? एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपको जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा देखने को मिले, किससे? आपका एक्सपेक्ट आपने जितना करा होगा, तो उसको ही बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, समझ गए, मतलब ऊपर साइड जा रहा है, क्लियर? इतना समझ में आ गया। चलो अब दूसरी चीज समझते हैं, क्या? यहां पर अब पॉजिटिव डेविएशन में एक और पॉइंट लिख लेना कि यहां पर जो रिएक्टेंट है उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है प्रोडक्ट से, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर? जो रिएक्टेंट है, तो यहां पर जगह है क्या? चलो यहीं पे लिख देता हूं, यहां पर जो रिएक्टेंट उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, स्ट्रांगर देन प्रोडक्ट, लिख दूं चलेगा? प्रोडक्ट। वेपर जो रहेगा वो ज्यादा बनेगा, किससे? आपके रॉल्स लॉ के वैल्यू से, ठीक है, ऐसा क्लियर? ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। चलो आगे जाओ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव को मान लो कि ये जो ए वाले हैं ये चंचल स्वभाव के हैं। चंचल स्वभाव मतलब कि कभी इधर जाना पसंद है, कभी उधर जाना पसंद है। इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट है, ठीक है, खुद में नहीं पसंद, अकेले नहीं रह सकते वो, उनको मिलजुल के रहना चाहिए। अब उनको अगर आप खुद सामने से जाओ और कहो भैया इससे मिलो, तो वो क्या कहेगा? अरे भाई बहुत अच्छे से मिलेगा वो। तो यही चीज है, देखो यहां पर कि अब मैं क्या बोलूंगा कि ए और ए का जो इंटरेक्शन है, बी और बी का इंटरेक्शन, दोनों आपस में जो सिमिलर की बात हो रही है, इसका जो इंटरेक्शन है ये काफी ज्यादा वीक है, इंटरेक्शन खुद में जो है वो वीक है, ठीक है। इसका भी जैसे ही तुमने दूसरे से मिला दिया भाई, वो तो खुला इंसान था, तो वो एकदम हंस खुल के रह रही हैं साथ में, ठीक है। भाई कहते ना कि कोई जब आता है जिंदगी में तो चेंज हो जाती हैं चीजें, स्ट्रांग हो जाती हैं चीजें, तो वो इधर ही हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, इसका इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, इंटरेक्शन क्या हो गया भैया? स्ट्रांग हो गया। तो अब ये बताओ अगर मैं इसको हीट दूंगा तो वेपर कितनी बनेगी?
छोटी 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 बनेगी, मतलब बहुत कम 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 बनेगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अब जो वेपर बनी वो क्या बनी, बहुत ही कम बनी। ठीक है, अगर वैल्यू कम आई कैलकुलेटेड वैल्यू से, अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कम आती है, ठीक है, तो इसको मैं आप दो तरीके से लिख रहा हूं। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वी कैलकुलेट, ठीक है, और आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू से आपकी जो वैल्यू है वो अगर कम आती है तो इसको मैं लिखूंगा वी ऑब्जर्व्ड। किसकी, वेपर प्रेशर की बात चल रही है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है। ठीक है, अगर कम आती है तो उसको मैं बोलता हूं नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल अल्कोहल वाटर का याद है, वही मान सकते हो। क्लियर, ये हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की बात है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें से कि कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, कौन सी यहां पर आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज करे, खट खट बॉन्ड बनाए, इसकी जो है वैल्यू पहले ज्यादा होगी क्योंकि देखो इंटरेक्शन वीक है। ध्यान से सुनना एक चीज, जो बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब उसके पास एनर्जी कम रहेगी। समझ पा रहे हो, बॉन्डिंग ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पे एनर्जी कम। तो अब देखो एनर्जी किसके पास कम होगी, ध्यान से देखो इधर आओ, यहां पर एनर्जी स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इनकी क्या होगी, बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो आपको काम कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। चलो यहां पे जाओ, जो चंचल स्वभाव के थे वो तो इधर उधर भाग ही रहे थे, इधर से ही बात करना, उधर से ही बात करना, इससे ही बात करना, उससे भी, मतलब इनकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब एनर्जी क्या होगा, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। सर ये सही समझे, देखो अगर एनर्जी ज्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है क्या, नहीं, आप तो उधर जाके भी क्या कर रहे हो, एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तो वो होगा एक्सोथर्मिक। अब ध्यान से सुनना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में जो आपका H मिक्स है, ठीक है, जो हीट मिक्सिंग ऑफ हीट है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए पॉजिटिव होगा H डेल्टा मिक्स, और ये क्या लिखा, डेल्टा मिक्स X हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर। और एक्सोथर्मिक के लिए उल्टा, उसे जरूरत ही नहीं तो क्यों दें। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, डेल मिक्स H, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। समझ गए, जरूरत ही नहीं भैया, क्या कर रहे हैं, नहीं चाहिए, समझ है, नहीं चाहिए, ये एमपी का थोड़ा निकल गया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्लियर, समझ गए, तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर फिनिश, मेरे ख्याल से आपको आया होगा पूरा का पूरा समझ। क्लियर, चलें आगे। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल हमें जहां पर भी दिख गया तो अपन क्या समझेंगे कि भैया यहां पर क्या हो रहा है, रॉल्स लॉ लग रहा है। रॉल्स लॉ क्या लगेगा यहाँ पे बताओ, क्योंकि एक प्रेशर दिया गया है, प्योर वाला हमें पता होता है, ठीक है, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वाटर की कहां से बात आ गई सर, ये क्या लिखा हुआ है, एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर। ठीक है, तो इसका कितना होता है, 1.013 होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो मोलर मास निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे दो सॉल्यूट वाले, मतलब कहीं ना कहीं मुझे दो मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्योर मेरे पास है, एक प्रेशर मुझे दिख रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी से समझ लो। अब वो फॉर्मूला होता है अपना P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सबसे मेन है। ठीक है, तो प्योर का कितना होता है, देखो 1.013, क्या प्रेशर हमको दिया गया है, देखो प्रेशर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना एक्सर्ट कर रहा है, 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013 इज इक्वल टू W2 सेकंड वाले का वेट, W2 मतलब सेकंड वाले का वेट। तो चलो हमको ये निकालना पड़ेगा भाई W2। ठीक है, W का मतलब क्या होता है, गिवन वेट की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो W होता है हमारे गिवन वेट, गिवन वेट। M क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मैं यहाँ पे मोलर मास लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमें निकालना ही वही है।
है ना। तो हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, ध्यान से देखना, एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है। जरा पहला क्वेश्चन याद करो, एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है मतलब सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फेस में है, तो मतलब दो चीज से मिलकर बन रहा होगा, एक तो सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है और एक आपका सॉल्वेंट है, तब जाके आपका सॉल्यूशन बन रहा है ना। अब ये क्या बोल रहा है, 2% एक्वस सॉल्यूशन। देखो यहां पे क्या 2% नॉन वोलेटाइल एक्वस सॉल्यूशन है। 2% का मतलब क्या होता है, जरा इसको डिकोड करके दिखाएगा कोई। 2% सॉल्यूशन का मतलब होता है कि भैया उसके अंदर 2 ग्राम होगा और यहां पर 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर होगा, तभी तो 2% बनता है। ठीक है, तो हमें यहां पर दिख रहा है सॉल्यूट का वेट, वो कितना है, देखो 2 दिख रहा है, तो 2 लिख देते हैं इनटू M1 को छोड़ो, W1 देखो। अभी तो W1 कैसे निकालोगे, W1 मतलब मेरा क्या चल रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, 2 मतलब सॉल्यूट की बात चलेगी हमेशा। ठीक है, चलो तो 1 मतलब सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन कितने का है 100 का, सॉल्यूट कितने हैं 2 हैं, तो कितना हो गया 100 माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, W मुझे क्या निकालना है 1, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 98, तो यहाँ पे 98 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 98। क्लियर यहां तक सभी को। चलो अब देखो M1 कितना है, M1 हमें निकालना है, M1 मतलब 1 मतलब अपन सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट क्या है अपना वाटर, तो वाटर का मास कितना होता है 18 होता है, डिवाइडेड बाय M2 तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे रख दिया। सॉल्व करिए जरा इसको। ठीक है, तो M2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे M2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको ऊपर ले जाओ, तो जो हो जाएगा आपका 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, ठीक है ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1.013 माइनस 1.004, ये इधर आ गया, बाकी सब इधर चला गया। अब इसका और इंटू कर दो, इंटू 1.013, ये देखो। क्लियर यहां तक किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत आई हो, देखो अपन ने क्या किया, ये पूरा का उठाया इधर ले गए। ठीक है, इंटू में 98 तो कर दो सर, ये देखो 98, ये 98। ठीक है, और M2 को उठा के बस इधर ले गए, बाकी सब सेम है। ठीक, इसको जरा कैलकुलेट कर लेंगे तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 41.3 ग्राम, लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या पता होना था, ये बस पता होना था भाई। ठीक है, और आपके नॉलेज के लिए आपको सबसे मेन जो चीज है वो टर्म है, वो है आपके प्योर वाटर के लिए क्या होता है उसका प्रेशर, ये P0। इससे हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, 1 और 2 तो हमको पता ही होता है, तो कभी कभी बुक में क्या लिखा होगा पता है आपको, P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P, ऐसा लिखा होगा। देखो WA यहां पर A लिखा होगा, ये B इंटू MA डिवाइडेड बाय WA इंटू MB, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, AB में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब क्या हो, ऐसे लिख ले रहा हूं मैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो कई लोग इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, कई लोग इसको A लेते हैं, इसको B लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बस कंफ्यूज हो जाना, बहुत जगह ऐसा होगा। क्लियर, समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका आंसर, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं थी, डायरेक्ट आपको बस इधर उधर अल्टा पल्टी करनी थी। क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देख। तो बच्चों यहां पर हमने पूरा का पूरा जो चैप्टर, मैं से पूरा नहीं, यहां पे अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यहां पर उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से मेरे ख्याल से आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं कभी कभी ऐसे दूर जाता हूं ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो और अब तो शायद आपको पीपीटी वगैरह यहाँ पर जो PDF है वो उस फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी हमारे साथ जुड़े, और ऐसे ही जुड़ते रहिए, बनते रहिए, बताते रहिए सभी को कि यहाँ पे अच्छा मिलता है। ठीक है, तो बस और आते रहेंगे सब। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो हब फ्री ऐप पर, बेस्ट जहां प्रैक्टिस जरूरी है, करते रहना। ठीक है, बाय बाय।